नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 25 नवंबर 2020 को देव दिवाली का त्योहार होने के कारण एक ओर जहां रतलाम के लोग अपने आंगन में गन्ने से बने मंडप तले शालिग्राम और तुलसी का विवाह उत्सव मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर शहर भर के बच्चे दिवाली की बची आतिशबाजी खत्म करने में लगे थे। चारों ओर धूम धड़ाके का माहौल था, लेकिन इससे अलग औद्योगिक थाना इलाके के कब्रिस्तान के पास बसे राजीव नगर में चार युवक बेवजह ही सड़क पर यहां से वहां चक्कर लगाते हुए कॉलोनी के एक तिमिंजला मकान पर नजर लगाए हुए थे। यह मकान गोविंद सेन का था। लगभग 50 वर्षीय गोविंद सेन का स्टेशन रोड पर अपना सैलून था। उनका रिश्ता ऐसे परिवार से रहा जिसके पास काफी पुश्तैनी संपत्ति थी। पारिवारिक बंटवारे में मिली बड़ी संपत्ति के कारण उन्होंने राजीव नगर में यह आलीशान मकान बनवा दिया था। इसकी पहली मंजिल पर वह स्वयं 45 वर्षीय पत्नी शारदा और 21 साल की बेटी दिव्या के साथ रहते थे, जबकि बाकी मंजिलों पर किराएदार रहते थे। उनकी एक बड़ी बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। इस परिवार के बारे में आसपास के लोग जितना जानते थे, उसके हिसाब से गोविंद सिंह की पत्नी घर पर अवैध शराब बेचने का काम करती थी, जबकि उनकी बेटी को खुले विचारों वाली माना जाता था। लोगों का मानना था कि दिव्या एक ऐसी लड़की है जो जवानी में ही दुनिया जीत लेना चाहती है। उसकी कई युवकों से दोस्ती की बात भी लोगों ने देखी सुनी थी। पिता के सैलून चले जाने के बाद वह दिन भर घर में अकेली रहती थी। माँ शारदा और बेटी दिव्या से मिलने आने वालों की कतार लगी रहती थी। मोहल्ले वाले यह सब देखकर कानाफूसी करने के बाद हमें क्या करना है कहकर अनदेखा कर देते थे। 25 नवंबर की रात जब चारों ओर देव दिवाली की धूम मची हुई थी, राजीव नगर की इस गली में घूम रहे युवक कोई 7:30 बजे के आसपास गोविंद के घर के सामने से गुजरे और सीढ़ी चढ़कर ऊपर चले गए। सामने के मकान से देख रहे एक युवक ने जानबूझकर इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया, जबकि उनका दूसरा साथी गोविंद के घर के जाने के बजाय कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। रात कोई 9:15 बजे थका हारा गोविंद दूध की थैली लिए घर लौटा। गोविंद सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच गया। इसके कुछ देर बाद वे तीनों युवक उनके घर से निकलकर नीचे आ गए। जिस पड़ोसी ने उन्हें ऊपर जाते देखा था, संयोग से उसने तीनों को वापस उतरते भी देखा, तो यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई कि घर लौटने पर उन युवकों को अपने घर में मौजूद देखकर गोविंद सेन की मन स्थिति क्या रही होगी। तीनों युवकों ने नीचे खड़ी दिव्या की स्कूटी में चाबी लगाने की कोशिश की, लेकिन संभवतः वे गलत चाबी ले आए थे। इसलिए उनमें से एक वापस ऊपर जाकर दूसरी चाबी ले आया, जिसके बाद वे दिव्या की एक्टिवा पर बैठकर चले गए। 26 नवंबर की सुबह के 8 बजे रतलाम में रोज की तरह सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन गोविंद सेन के घर में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर में उनके मकान में किराए पर रहने वाली युवती जौलिका अपने कमरे से बाहर निकलकर दिव्या के घर की तरफ गई। दिव्या की हमउम्र जौलिका एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करती थी। गोविंद की बेटी भी एक निजी कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई के साथ नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। महामारी के कारण आजकल क्लासेस बंद थी, इसलिए वह अपनी बड़ी बहन की कंपनी में नौकरी करने लगी थी। जौलिका और दिव्या एक ही गाड़ी इस्तेमाल करती थी, जबकि जिसको जरूरत होती वो वही गाड़ी ले जाता, लेकिन इसकी चाबी हमेशा गोविंद के घर में रहती थी। सो काम पर जाने के लिए गाड़ी की चाबी लेने के लिए जौलिका जैसे ही गोविंद के घर में दाखिल हुई, चीखते हुए बाहर वो वापस आ गई। उसकी चीख सुनकर दूसरे किराएदार भी बाहर आ गए। उन्हें पता चला कि गोविंद के घर के अंदर गोविंद, उसकी पत्नी और बेटी की लाशें पड़ी हैं। घबराए लोगों ने यह खबर नगर थाना टी आई रेवल सिंह को दे दी। कुछ ही देर में वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस तिहरे हत्याकांड की खबर तुरंत एसपी गौरव तिवारी को दी। कुछ ही देर में एसपी गौरव तिवारी, एसपी सुनील पाटीदार, एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल एवं एसपी के निर्देश पर मानक चौक के थाना प्रभारी अयूब खान भी मौके पर पहुंच गए। तिहरे हत्याकांड की खबर पूरे रतलाम में फैल गई, जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मौका वारदात की जांच में एसपी गौरव तिवारी ने पाया कि शारदा का शव बिस्तर पर पड़ा था, जिसके सिर में गोली लगी थी। उनकी बेटी दिव्या की लाश किचन के बाहर दरवाजे पर पड़ी थी। दिव्या के हाथ में आटा लगा हुआ था
और आधे मांडे हुए आटे की परात किचन में पड़ी हुई थी। इससे साफ हुआ कि पहले बिस्तर पर लेटी हुई शारदा की हत्या हुई होगी। गोली की आवाज सुनकर दिव्या बाहर आई होगी तो हत्यारों ने उसे भी गोली मार दी होगी। गोविंद की लाश दरवाजे के पास पड़ी थी। इसका मतलब उसकी हत्या सबसे बाद में हुई थी। उनके पैरों में जूते थे और हाथ में दूध की थैली। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारे दो हत्या करने के बाद भागना चाहते होंगे, लेकिन भागते समय ही गोविंद घर लौट आए, जिससे उनकी भी हत्या कर दी गई। पड़ोसियों ने गोविंद को 9 बजे घर आते देखा था। उसके बाद 3 लोगों को घर से बाहर जाते देखा। इससे यह साफ हो गया कि शारदा और दिव्या की हत्या 9 बजे के पहले की गई होगी, जबकि गोविंद की हत्या 9 बजे के बाद हुई होगी। पुलिस ने जांच शुरू की तो गोविंद सेन के परिवार के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई, उससे पुलिस को शक हुआ कि हत्याएं प्रेम प्रसंग या अवैध संबंध को लेकर की गई होंगी। लेकिन गोविंद के एक रिश्तेदार ने इस बात को पूरी तरह गलत करार देते हुए बताया कि गोविंद ने कुछ ही समय पहले 30 लाख रुपए में गांव की अपनी जमीन बेची थी। दूसरी घटना के दिन ही शारदा और दिव्या ने 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी की खरीदारी की थी, जो घर में नहीं मिली। इस कारण पुलिस लूट के एंगल से भी जांच करने में जुट गई, क्योंकि मौके पर संघर्ष के निशान नहीं थे और हत्यारे गोविंद की बेटी की गाड़ी भी साथ ले गए थे। इससे यह साफ हो गया कि वे जो भी रहे होंगे परिवार के परिचित रहे होंगे और उन्हें गाड़ी की चाबी रखने की जगह भी मालूम थी। हत्यारों ने वारदात का दिन देव दिवाली का सोच समझकर चुना, इसलिए आतिशबाजी के शोर में किसी ने भी पड़ोस में चलने वाली गोलियों की आवाज पर ध्यान नहीं दिया था। मामला गंभीर था, इसलिए आईजी राकेश गुप्ता ने मौके का निरीक्षण करने के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। वहीं एसीपी गौरव तिवारी ने 10 थानों के टीआई और लगभग 7 पुलिसकर्मियों के एक टीम गठित कर दी, जिसकी कमान थाना प्रभारी अयूब खान को सौंपी गई। इस टीम ने इलाके के पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसके अलावा घटना के समय राजीव नगर में स्थित मोबाइल टावर के एक क्षेत्र में सक्रिय 70,000 से अधिक फोन नंबरों की जांच शुरू की। दिव्या को एक बोल्ड लड़की के रूप में जाना जाता था। उसकी कई लड़कों से दोस्ती थी। कुछ दिन पहले उसने एक एल्बम मैनू छोड़ के में काम किया था। इस एल्बम में भी उसकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। पुलिस ने उसके साथ काम करने वाले युवक अभिजीत बैरागी से भी पूछताछ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। घटना वाले दिन से लेकर चंद रोज पहले तक दिव्या ने जिन युवकों से फोन पर बात की थी, उन सभी से पूछताछ की। गोविंद सेन की गाड़ी देवनारायण नगर में लावारिस खड़ी मिली। तब पुलिस ने वहां भी चारों ओर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जमा कर हत्यारों को पता लगाने की कोशिश शुरू की, जिसमें दोनों जगहों के फुटेज से 2 संदिग्ध युवकों की पहचान कर ली गई, जिन्हें घटना से पहले इलाके में पैदल घूमते देखा गया था और बाद में वही युवक दिव्या की गाड़ी पर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए जाहिर है। हर बड़ी घटना के आरोपी भले ही कितनी भी दूर क्यों न भाग जाएं, वे घटना वाले शहर में पुलिस क्या कर रही है इस बात की जानकारी जरूर रखते हैं। यह बात एसपी गौरव तिवारी जानते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर जांच के दौरान मिले महत्वपूर्ण सुराग को मीडिया के सामने नहीं रखा था। दरअसल जब पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से हत्यारों के भागने के रूट का पीछा कर रही थी, तभी देवनारायण नगर में आकर दोनों संदिग्धों ने दिव्या की गाड़ी छोड़ दी थी। वहां पहले से एक युवक स्कूटर लेकर खड़ा था, जिसे लेकर वे वहां से चले गए, जबकि स्कूटर वाला युवक पैदल ही वहां से गया था। इससे एसपी को शक था कि तीसरा युवक स्थानीय हो सकता है, जो आसपास ही रहता होगा। बात सही ही, वह अनुराग परमार उर्फ बॉबी था, जो विनोवा नगर में रहता था। इंदौर से बीटेक करने के बाद भी उसके पास कोई काम नहीं था। वह इस घटना में शामिल था और पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। इसलिए जब उसे पता चला कि उसको उसका कोई फुटेज नहीं मिला, तो वह लापरवाही से घर से बाहर घूमने लगा, जिसके चलते नजर गड़ाकर बैठी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की। उससे मिली जानकारी के 4 दिन बाद ही पुलिस ने दाहोद गुजरात के लाला देवल निवासी उस खरेड़ी गोहदा और वहीं से रेलवे कॉलोनी रतलाम निवासी गोलू उर्फ गौरव को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पता चला कि पूरी घटना का मास्टर माइंड दिलीप देवल है, जो खरेड़ी गोहद का रहने वाला है। यही नहीं, पूछताछ में यह भी साफ हो गया कि जून 20 में दिलीप देवल ने ही अपने ताऊ के बेटे सुनीत उर्फ सुमित चौहान निवासी गांधीनगर रतलाम और हिम्मत सिंह देवल निवासी देवनारायण के साथ मिलकर डॉक्टर प्रेम कुमार की हत्या की थी।
जिससे पुलिस ने सुनीत और हिम्मत को भी गिरफ्तार कर लिया। इनसे पता चला कि तीनों हत्याएं लूट के इरादे से की गई थी। दिलीप के बारे में पता चला कि वह रतलाम में ही छिपकर बैठा है। पुलिस को यह भी पता चला कि वह मिड टाउन कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा है और पुलिस तथा सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए पीछे की तरफ टूटी बाउंड्री से आता जाता है। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पीछे की तरफ खास रोड पर उसे घेरने की योजना बनाई, जिसके चलते 2 दिसंबर 2020 को वह पुलिस को दिख गया। पुलिस टीम ने उसे ललकारा तो दिलीप ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। कुछ ही देर में मास्टरमाइंड दिलीप मारा गया। इस प्रकार असंभव से लगने वाले तिहरे हत्याकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने महज 5 दिन में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसमें टीम प्रभारी अयूब खान और 2 एसआई सहित 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लॉकडाउन में घर सैलून चलाना महंगा पड़ा गोविंद को। गोविंद सेन पिछले 22 साल से स्टेशन रोड पर सैलून चलाते थे। लॉकडाउन के दौरान वह चोरी छिपे अपने घर बुलाकर लोगों की कटिंग करते रहे। दिलीप भी उनके कटिंग करवाने घर जाया करता था, जहां उसने गोविंद की अमीरी देखकर उन्हें शिकार बनाने की योजना बनाई थी। दिलीप के साथियों ने बताया कि शारदा और दिव्या की हत्या करने की योजना तो वे पहले से ही बनाकर आए थे, लेकिन अंतिम समय में गोविंद भी अपनी दुकान से लौटकर आ गए थे, इसलिए उनकी भी हत्या करनी पड़ी। आरोपियों ने बताया कि उसके घर से उन्हें 30 लाख रुपए मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल 20,000 नगद और कुछ जेवर ही मिले थे। दिलीप अपने कारनामों का कोई सबूत नहीं छोड़ता था, इसलिए लूट के दौरान सामने वाले की सीधे हत्या कर देता था। दिलीप अब तक एक ही तरीके से 6 हत्याएं कर चुका था, इसलिए पुलिस को उसे साइको किलर मानती थी। दिलीप के साथियों का कहना था कि पुलिस से बचने के लिए हत्या तो करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।